अपना जिला यानी कि आपके जिले की खबरें। नमस्कार, स्वागत है। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए चलते हैं खबरों के सफरनामे में। पहले सुर्खियां और फिर विस्तार से खबरें। मैं हूं के। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। परतापुर थाना क्षेत्र में मिली महिला की सर कटी लाश। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने का किया प्रयास। परतापुर पुलिस दबाने का कर रही थी प्रयास। टीचर्स की सैलरी रोकने वाला जेपी ग्रुप अब कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट करने वालों के साथ शुरू कर चुका है धोखाधड़ी। पहले ले लेते हैं पैसे, दाम बढ़ने पर लौटा देते हैं पुराने रेट के पैसे। किसानों ने जेपी ग्रुप को लेकर किया जबरदस्त प्रदर्शन। जेपी रेजिडेंसी के गेट पर डाला ताला। लग्जरी वाहनों को किराए के पते पर फर्जी फाइनेंस कर उपलब्ध कराने वाले गिरोह का सरगना अनंग पाल गिरफ्तार। 7 सालों से दर्जनों लग्जरी गाड़ियों को करवा चुका है फाइनेंस। एसटीएफ ने आरोपी के पास से कई नकली एटीएम, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक्स की बरामद। त्योहारों के मद्देनजर एडीजी जोन के नेतृत्व में निकाला गया फुट मार्च। संवेदनशील क्षेत्रों और अति संवेदनशील क्षेत्रों में फुट मार्च के बाद दिया एडीजी जोन ने बड़ा संदेश। मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले युवक की तलाश में लखनऊ से आई नारकोटिक्स टीम की किठौर कस्बे में छापेमारी। पूछताछ के दौरान मोमिन नाम के युवक को अपने साथ ले गई पुलिस। नौचंदी मेले में बुधवार रात हुई लोकगीत की मनमोहक प्रस्तुति। लखनऊ से आई लोक गायिका अंजलि के गीतों पर देर रात झूमते दिखाई दिए श्रोता। और सिटी हलचल का विशेष कार्यक्रम। आईआईटी जेईई मेंस नेशनल मेरिट में 13वां स्थान प्राप्त करने वाले वेदांश ने माता पिता, टीचर्स और मेंटर्स को दिया अपनी सफलता का क्रेडिट। कहा 10th के बाद निरंतर स्टडी से मिली सफलता। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के साथ आइए विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं इस शपथ के साथ कि हमको पेड़ों को बचाना है, पेड़ों को लगाना है। लेकिन पहली खबर के लिए परतापुर थाना क्षेत्र आपको लेकर चल रहे हैं। परतापुर थाना क्षेत्र को यह समझना होगा, वहां के इंस्पेक्टर बिष्ट साहब को यह समझना होगा और सीओ अंतरिक्ष जैन को भी यह समझना होगा, कोई भी खबर दबाने से सॉल्व नहीं होती है। परतापुर थाना क्षेत्र में एक युवती की लाश मिली है। 23 से 24 साल की ये युवती है और इसका सर गायब है। जी हाँ, करीब 1-1.5 साल में फिर इस तरीके की एक घटना होने के बाद परतापुर थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इंस्पेक्टर दिलीप कुमार बिष्ट ने इस घटना को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे पत्रकार ने इस घटना को फ्लैश किया। रजवाए में ये 23 से 24 साल की युवती की लाश मिली है जिसका सिर गायब है। सीओ अंतरिक्ष जैन ने इस मामले में बोलने से साफ मना कर दिया है और कह दिया है ये एसपी सिटी के स्तर का मामला है। ऐसे में इस शव की शिनाख्त कराने के जो प्रयास मीडिया कर सकता है उसको दरकिनार कर कर पुलिस केस को दबाने में लगी है। जी हाँ, एक बार फिर आपको बता दें, परतापुर थाना क्षेत्र के एक रजवाए में 23 से 24 साल की एक युवती की सर कटी लाश मिली है और इस लाश को लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। परतापुर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। रजवाए में मिला ये जो शव है, उसकी जो हत्या की गई है, उस शव को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी धारदार हथियार से गर्दन अलग कर दी गई है और रजवाए में फेंक दिया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए आधा शव भिजवा दिया है। खबर पढ़ते हुए हमें दुख भी होता है क्योंकि बड़ों ने बड़ी मेहनत करके एक प्रॉपर्टी बनाई है, एक नाम कमाया है और जो दूसरी पीढ़ी है वो लगातार उस नाम को लेकर सीरियस नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मवाना रोड का जेपी रेजिडेंसी हमें बता रहा है। जेपी रेजिडेंसी से हमें याद आया, जेपी स्कूल भी है, जेपी एकेडमी भी है और बहुत अलग अलग संस्थान है। सभी कॉलेज के टीचर्स और फैकल्टी लगातार ये शिकायत करते रहते हैं कि जेपी ग्रुप उनकी सैलरी 3-3 महीने रोकता है। कईयों के पीएफ उनके अकाउंट से काट लिए गए लेकिन जमा नहीं किया गया है। सैलरी रोकने में बदनाम हो चुका जेपी ग्रुप
अब एक और इल्जाम को सहने के लिए तैयार होना चाहिए। एफडी के पैसे ना लौटाने के इल्जाम भी जेपी ग्रुप पर लग रहे हैं। लोग अपना नाम बताए बिना हमें सूचना दे रहे हैं। और अब जेपी रेजिडेंसी केंद्र में आ गई है। जेपी रेजिडेंसी में नक्शे से अलग अवैध प्लॉट बेचने के आरोप कई महीनों से लग रहे हैं, सालों से लग रहे हैं, लेकिन हम उन आरोपों की तस्कीद नहीं कर रहे हैं, पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जो खबर आई है वो खबर चौंकाने वाली है, क्योंकि प्लॉट खरीदने वाले लोग अगर धोखेबाजी के आरोप लगाएं तो जरा प्रशासन को भी सोचना चाहिए, तहसील को भी सोचना चाहिए और जेपी रेजिडेंसी के मालिकों को भी सोचना चाहिए। बुधवार को उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब हाथरस के रहने वाले रवि मिश्रा के सारे पैसे देने के बाद 2024 से बिल्डर ने अभी तक जो उनकी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की है उसका विरोध करने अपने साथियों के साथ पहुंचे हाथरस के रवि मिश्रा। रवि मिश्रा किसानों के साथ जेपी रेजिडेंसी पर पहुंचे और कॉलोनी के मेन गेट पर किसानों ने ताला लगा दिया। इन किसानों में वो किसान भी शामिल थे जिनकी जमीन जेपी रेजिडेंसी के पास है। रवि मिश्रा ने आरोप लगाया कि 2024 में उन्होंने हमसे सारे पैसे ले लिए थे और सारे पैसे लेने के बाद 4 महीने में रजिस्ट्री करने के लिए कहा गया था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई, फर्जीवाड़ा हुआ है। जो जमीन उनको दी जा रही थी वो किसी के और किसान के नाम थी। ये खुद रवि मिश्रा बता रहे हैं। रवि मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्लॉट खरीदते वक्त उनसे जो वादा किया गया था पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्री कर दी जाएगी, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पिछले काफ़ी समय से रजिस्ट्री नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को धोखे में रखकर ज़मीन ले ली जाती है और फिर डायरेक्ट बेच दी जाती है हम जैसे भोले भाले लोगों को। सिटी हलचल को सूत्रों से पता चला है ऐसे दर्जनों इन्वेस्टर हैं जिनकी पेमेंट लेने के बाद अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। जेपी रेजिडेंसी का टोटल एरिया का 1/3 भाग लैंड यूज में बदला जा चुका है। आपको बता दें, सिटी हलचल को सूत्रों से पता चला है कि जेपी रेजिडेंसी के टोटल एरिया का 1/3 भाग ही कानूनन वैध है। बाकी का सारा जो एरिया है उसको लेकर सवाल और आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। रवि मिश्रा के आरोपों के बाद जेपी रेजिडेंसी प्रबंधन से हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, हमें अलबत्ता इतना ज़रूर पता चला है कि पुराने रेट के जो पैसे लिए गए थे 28 लाख रुपए, उसका चेक लौटा दिया है जेपी प्रबंधन ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज की डेट का, आज जो उस ज़मीन का रेट है उसके हिसाब से चेक क्यों नहीं वापस किया? बड़ा सवाल। आप पैसे वापस करेंगे पुराने रेट के हिसाब से और बेचेंगे नए रेट के हिसाब से, तो ये धोखाधड़ी का सीधा साधा मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार को करोड़ों के राजस्व की चोट पहुंचाने वाले जेपी रेजिडेंसी ग्रुप पर किसान लगातार कार्रवाई की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन लोग दबा लेते हैं इन खबरों को। सिटी हलचल नहीं दबाएगा। प्रशासन को चाहिए ऐसे केसेस को सिंसियरली और प्रायोरिटी के हिसाब से सुने और मीडियम क्लास फैमिली के साथ जो धोखेबाजी हो रही है उस पर विराम लगाए। जून में हमने अपना प्लॉट बुक करवाया था वाई 160। इन्होंने कहा था जी 4 महीने के अंदर अपनी आप रजिस्ट्री करवा लेना। पेमेंट हम सारा दे चुके हैं इनको। पिछले 3 या 4 महीने से ये लगातार हमें ये बोले कि आपकी रजिस्ट्री करवाएंगे। कल तक इन्होंने वाली बात बोली है, लेकिन कल भी हमारी फ्रॉड रजिस्ट्री करवा रहे थे, क्योंकि हमने बोला इनसे कि अपने आप कच्चे कागज दो, हम एक बार अपने वकील को चेक करवाएंगे। फिर इन्होंने कहा जो आप कर सकते हो वो आप करना, जो आपकी वस्तु वो कर लो, लेकिन हमारे पास ना आपकी ज़मीन है ना कुछ है, तो आपको केस करना है, केस कर लो आप। 21,84,000 रुपये एक तरीके से धोखा करा गया, ठगी हुई है। और हम इनके साथ हर तरीके से खड़े हैं। अगर इनका मामला ये नहीं करते, इनके जो भी इनकी मांगे पूरी नहीं करते, तो यहाँ बड़ा आंदोलन करेंगे और सारे किसान संगठन सब एक साथ मिलके इनके साथ खड़े हैं। या हमने यहाँ से एक प्लॉट लिया था, प्लॉट के पूरे पैसे हमारे जा रखे हैं, जेपी ग्रुप से लिया था और अब तक ना तो उसकी रजिस्ट्री हुई है। और जब हमने उसकी जांच की थी तो वो प्लॉट किसी और का नाम आ रहा था, किसान ने किसी और उसका बेनामा कर रखा है। ऐसे एक ही प्रकरण, जब हम यहाँ 2-4 बार आए तो ऐसे एक ही प्रकरण नहीं, 2-4 प्रकरण हमें ऐसे निकले हमारे सामने आए जो ऐसे प्लॉटों के साथ फ्रॉड गर्दी इन्होंने कर रखी है बहुत ज़्यादा। तो आज आया तो हम इनसे पैसे लेके जाएंगे और इनके खिलाफ मुकदमा भी करवाएंगे और हमने गेट पर ताला मार दिया है
कि ज़्यादा तो हमारा समाधान करो। कई दिन से 3 महीने से 4 महीने चक्कर कटवा रखे हैं हमारे। एसटीएफ ने लग्जरी वाहनों को किराए के पते और फर्जी फाइनेंस उपलब्ध कराने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर एक बड़े नेक्सस का खुलासा किया है। एसटीएफ के एसपी ब्रजेश सिंह ने बताया कि अनंगपाल अपने साथियों के साथ मिलकर गिरोह बनाकर काम कर रहा था। अनंगपाल और उसके साथी किराए के मकान का पता, अपने आधार कार्ड और बाकी के दस्तावेज में दिखाकर बैंकों से लग्जरी गाड़ियां फाइनेंस करा रहे थे। ये लोग किराए का मकान लेते थे और अपने आधार में उसी जगह का पता अपडेट कर देते थे और उसके बाद कार शोरूम में जाकर वाहन फाइनेंस कराते थे। ज्यादातर लग्जरी गाड़ियां ही फाइनेंस कराई जाती थी। छानबीन के बाद पता चला है कि यह गिरोह 7 साल से सक्रिय था और पूर्व में भी मेडिकल थाने में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन तब के मेडिकल थाने की टीम ने इस केस को दबा दिया था। गिरोह का सरगना अनंगपाल बताया जा रहा है और अनंगपाल और उसके साथियों पर फिलहाल तो मुकदमा दर्ज हो गया है। मंगलवार रात अनंगपाल को एसटीएफ की टीम ने भावनपुर इलाके में कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास से दबोच लिया और उसके पास से आधार कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 4 पैन कार्ड, 5 चेकबुक, 1 पासबुक, 1 व्यवसाय प्रमाण पत्र बरामद किया है। आरोपी की निशानदेही पर स्कॉर्पियो कार भी बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अभी तक 40 से ज्यादा वाहनों को फर्जीवाड़े के जरिए फाइनेंस कराया था। अनंगपाल के खिलाफ भावनपुर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। आपको बता दें, मात्र 1 हफ्ते में ये जो आरोपी है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि चार्जशीट में खेल होता है। एडीजी जोन भानु भास्कर यशोद के नेतृत्व में आगामी त्योहारों की तैयारियों को लेकर संवेदनशील क्षेत्रों से और अति संवेदनशील क्षेत्रों से फुट मार्च निकाला गया और इस फुट मार्च में सबसे आगे चल रहे थे एडीजी जोन भानु भास्कर यशोद। ये फुट मार्च बेगमपुल से शुरू हुआ, बेगमपुल से होते हुए सोतीगंज होते हुए जलीकोटी होते हुए बाकी के संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरते हुए ये फुट मार्च में मेरठ के सभी बड़े अधिकारियों ने शिरकत की। आपको बता दें, आगामी त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए, संपन्न कराने के लिए और जनपद में कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से एडीजी जोन भानु भास्कर यशोद के साथ साथ डीआईजी मेरठ कलानिधि नेधानी और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के अलावा समस्त पुलिस अधिकारी और कई थानों की पुलिस के साथ ये फुट मार्च निकाला गया। सबसे आगे एडीजी जोन भानु भास्कर यशोद चल रहे थे और साथ में थे पुलिस अधीक्षक यातायात और दूसरे लोग। भारी पुलिस बल के बीच में से जब ये फुट मार्च बेगमपुल से शुरू हुआ तो सोतीगंज, भैसाली बस अड्डा, जलीकोटी रेलवे रोड चौराहा, घंटाघर, वैली बाजार, सर्राफा बाजार और घंटाघर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। एडीजी जोन भानु भास्कर यशोद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि हम सब की ड्यूटी है कि आगामी त्योहारों पर हम शांतिपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन करें, भाईचारे का प्रदर्शन करें और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। पब्लिक प्लेसेस पर कहीं पर भी कोई कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने तमाम पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि पूरे जोन को, पूरे सेक्टर में संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों के हिसाब से पुलिसिंग की जाए। पूरे जोन में ईद को लेके सभी जगह सभी जनपदों में पूरे तरह से पुलिस मुस्तैद है। उसमें सबसे पहले जहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी ईद की, वहाँ पे सभी बंदोबस्त कराए गए हैं ताकि लोग इत्मीनान से अपना नमाज पढ़ सकें। नंबर 2, कोई भी सड़क पे ना पढ़े, इसके लिए सभी लोग से बात की गई है और ये इंश्योर कराया जाएगा कोई भी सड़क पे ना पढ़े। जहाँ पे निर्धारित स्थान है वहीं पे पढ़ें सभी लोग। इसके साथ उसके बाद जो कुर्बानी होगी वो निर्धारित स्थान पे होगी। किसी भी प्रतिबंधित पशु का कुर्बानी नहीं हो सकती है और उसके आसपास कोई प्रतिबंधित पशु नहीं आ सकता है। कुर्बानी के बाद जो है सफाई के लिए नगर निगम, नगर निकायों को प्रेरित किया गया है, कुर्बानी के पहले, कुर्बानी के समय और कुर्बानी के बाद भी। तो इस तरह से साथ में अमन चैन बनी रहे सभी समुदायों के बीच में, इसके लिए पीस कमेटी की मीटिंग की गई है। तो ये सारी चीज़ जो है श्रृंखलावार जो है इस पूरे सप्ताह में पूरा हो चुका है। अब हम लोग जो है त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं और आखिरी पड़ाव पे हैं। इसके बाद सारे पुलिस को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। आज सभी पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, हमारे डीआईजी मेरठ परिक्षेत्र श्री कलानिधि साहब, डॉक्टर विपिन टाड़ा साहब, एसएसपी मेरठ, सभी लोग जो यहाँ भ्रमण करके सभी व्यवस्थाओं को देखे हैं। जहाँ जहाँ कमी है उसको भी अगले 24 घंटे में ठीक कर दिया जाएगा।
पूंछ में 2 लोगों पर जान से मारने की नीयत से फायर कर घायल करने वाले एक आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है, जिसके बाद आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें, पूंछ खास के रहने वाले मोहसिन और विशाल पर तंजीम नामक युवक ने जान से मारने की नीयत से फायर झोंका था। घटना में मोहसिन और विशाल घायल हो गए थे। पुलिस को सूचना मिली थी 2 लोगों पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी तंजीम पूठ नहर पुल के पास रजवाहा पटरी से आजमपुर वाले रास्ते पर दिखाई दिया है, जिसके बाद पुलिस उस स्थान पर पहुंची और पुलिस को देखते ही वो व्यक्ति वापस जाने लगा तो पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो तंजीम ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई तो तंजीम घायल हो गया। पुलिस ने घायल तंजीम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। लखनऊ नारकोटिक्स टीम ने किठौर पुलिस के साथ बुधवार को छापेमारी की कस्बे में और पुलिस टीम ने नाजिम नाम के एक युवक को मादक पदार्थों के साथ पकड़ लिया है। तस्करी के आरोप में पकड़ा गया है नाजिम। कार्रवाई के दौरान खुलासा हुआ है कि किठौर के मोमीन ने मादक पदार्थ भेजे थे, जिसके बाद मोमीन के घर में तलाशी अभियान चलाया गया। कोई प्रतिबंधित मादक पदार्थ तो घर से पुलिस बरामद नहीं कर पाई है, लेकिन पूछताछ के लिए पुलिस मोमिन को अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है लखनऊ नारकोटिक्स के इंस्पेक्टर कौशलेंद्र कुमार मिश्रा अपने 3 साथियों के साथ बुधवार को किठौर पहुंचे थे और नारकोटिक्स टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी में नाजिम को गिरफ्तार जो किया था, उसने बताया था कि मादक पदार्थ किठौर के मोहल्ला जलालुद्दीनपुर के रहने वाले मोमिन के पास भेजे गए थे। थाना पुलिस के साथ नारकोटिक्स टीम ने मोमिन के घर पर दबिशें दी। टीम ने मोमिन को दबोच लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है और घर की तलाशी भी ली गई है। घर से कोई भी प्रतिबंधित और आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली हैं। पूछताछ के लिए नारकोटिक्स टीम मोमिन को अपने साथ लखनऊ ले गई है। मोमिन के पिता सद्दाम का आरोप है कि मोमिन को नाजिम ने साजिशन फंसाया है। नौचंदी मेले को दिल दीजिए, इसलिए हम नौचंदी मेले पर एक एक्सक्लूसिव खबर हर रोज दिखा रहे हैं। नौचंदी मेले में पटेल मंडप में बुधवार को लखनऊ से आई लोक गायिका अंजलि ने एक से बढ़कर एक लोक गीतों की प्रस्तुतियां देकर पूरे पटेल मंडप को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो लोक गायिका अंजलि ने जो गीत प्रस्तुत किए, लोक गीत जो प्रस्तुत किए, उससे सभी लोग भाव विभोर हो गए। लोक गायिका अंजलि के गीतों पर देर रात तक दर्शक झूमते हुए नजर आए। नौचंदी मेले में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ सबका बहुत प्यार और विश्वास मिला मुझे और मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक वर्ष मुझे यहाँ आने का निमंत्रण मिले, आने का मौका मिले प्रोग्राम करने का। और बहुत ही भव्य भीड़ थी और लोग आनंद ले रहे थे, नाच रहे थे, मेरे गानों पे थिरक रहे थे और मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद आया। सिटी हलचल एक मुहिम चला रहा है, दिल दीजिए, और दिल दीजिए नौचंदी को। इसमें आपके सारे जनप्रतिनिधि नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल तो हम लविशा को लेकर चल रहे हैं नौचंदी मेले में। नविशा हमारी विशेष प्रतिनिधि है और वो
आपको लेकर चलेंगी हलवे पराठे का स्वाद दोबारा से याद कराना। तभी तो आप कहेंगे दिल दीजिए नौचंदी को। लजीज हलवा पराठा नौचंदी की शान है और हर साल हलवा पराठा नहीं खाया तो नौचंदी अधूरी है। हलवा पराठा ऐतिहासिक मेले की शान है, सांस्कृतिक धरोहर है। 250 साल पुराना ये व्यंजन शाही मिठाई के रूप में मेरठ की पहचान है। 1 अप्रैल से जुलाई तक लोग इस अनूठे स्वाद का फायदा उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं और हलवा पराठा उसकी बनावट, उसके स्वाद में छिपी एक विशेष स्वादिष्ट डिश आपके सामने पेश कर रही हैं लविशा। 2.5 फीट चौड़ा पराठा गोलाकार में बनाया जाता है और पूरा परिवार 8 से 10 लोगों का बैठकर इसको आराम से खा सकता है। आपको बता दें 250 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हलवा पराठा नौचंदी में उपलब्ध है। सिटी हलचल की विशेष संवाददाता लविशा सिंह की ये रिपोर्ट इस अभियान के तहत कि दिल दीजिए हलवा पराठे को, दिल दीजिए नौचंदी को। मेला दिलों का आता है और आके चला जाता है, लेकिन हमारे मेरठ शहर की नौचंदी मेला हर साल आती है और लोगों के दिलों पे छा जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके अपने मेरठ शहर के ऐतिहासिक नौचंदी मेले की, जो हर साल आता है और लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लोगों को इंतज़ार रहता है हलवे पराठे का। लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं और हलवा पराठा लेकर जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं हलवे पराठे की। हम लोग मतलब हलवा पराठा यहीं का खाते हैं, हरिद्वार वालों का यहाँ का फेमस है। मतलब और भी बहुत सारी दुकानें हैं लेकिन सबसे अच्छा यहीं का मिलता है। ये लोग देसी घी का बनाते हैं। हलवा पराठा इज़ द बेस्ट थिंग और नौचंदी मेला की सबसे मतलब ख़ास चीज़ है। अगर आप आए और नौचंदी में आए और हलवा पराठा नहीं खाया तो समझ लो आपने नौचंदी का मेला मिस कर दिया। स्पेशल है यहाँ का, मेरठ का हमेशा से यहीं से खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सब भी आते हैं। ये हलवा पराठा स्पेशलिस्ट है, नौचंदी का स्पेशल हलवा पराठा ही क्यों? नहीं, टेस्ट है। आप दूर दूर से आते हैं यहाँ खाने के लिए। हलवा पराठा सबको अच्छा लगता है सबको अच्छा लगता है, इसलिए सभी हलवा पराठा नौचंदी में ज़्यादातर स्पेशल खाने आते हैं। आज हम भी सब स्पेशल हलवा पराठा खाने यहाँ सब आए हुए हैं। नौचंदी का फेमस है और इसके बिना तो नौचंदी ही नहीं है। हलवा पराठे के बिना तो क्या खासियत है हलवा पराठा में ऐसे? हलवा पराठा यहाँ नौचंदी का, अगर जिसने हलवा पराठा नहीं खाया वो नौचंदी नहीं घूमा, पहली बात तो ये। और दूसरा कि यहाँ देसी घी का हलवा पराठा है और पराठे को देखते ही बनता है कि हाँ पराठा है। इतना बड़ा पराठा तो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ आए, हर बार मेले में खाने आते हैं और इसके पराठे के बिना तो इन जाते भी नहीं है मेले से। मैं जब भी नौचंदी में आता हूँ हलवा पराठा खा के जरूर जाता हूँ। मैंने हलवा पराठा खाया है, हर साल खाता हूँ मैं हलवा पराठा इनका। पर ये ललित मोहन जी है ना इनका नाम, पर ये हम तो बचपन से ही देख रहे हैं इनको यहाँ पर अच्छा है इनका जो क्वालिटी है, बहुत बेस्ट अच्छी क्वालिटी है। नौचंदी का हलवा पराठा तो बहुत फेमस है। मैं जो है बनारस का रहने वाला हूँ। मैं मेरठ मेडिकल कॉलेज में पिछले 10-11 साल से पोस्टेड था। पिछले साल मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया यहाँ से। फिर भी मैं अपने पूरे परिवार को लेकर के नौचंदी मेले में आया हूँ घूमने के लिए और स्पेशली हलवा पराठा खाने के लिए। हलवा पराठा यहाँ का बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी है और देसी घी के हलवा पराठे जो भी मैं मेरठ की जनता या जो भी लोग यहाँ पर नौचंदी मेला देखने के लिए आ रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हलवा पराठा ज़रूर खाएं। उसका एक स्पेशल टेस्ट है, एक अलग तरह का स्वाद है, तो आप हलवा पराठा नौचंदी का ज़रूर खाइएगा। यहाँ का हलवा पराठा बड़ा शानदार है, शुद्ध देसी घी का यहाँ हलवा पराठा बनता है और मैंने पिछली बार खाया था हलवा पराठा यहाँ का। और जैसे ही मेला चालू हुआ, अभी 2 दिन हुए हैं, हलवा पराठे के लिए मैं मेले में आया हूँ और अभी एक बार हमने हलवा पराठा खा लिया है। अब मैं सारे परिवार को लेके, ये सारे बच्चे अच्छे सब लोग देख रहे हैं, इन सबको लेके हलवा पराठे की तरफ जा रहा हूँ और सभी से कहता हूँ जो लोग भी चैनल देख रहे हैं वो जरूर आए मेले में नौचंदी में और हलवा पराठा खाएं यहाँ के। यहाँ का हलवा पराठा बड़ा स्पेशल है और मेरठ की शान है हलवा पराठा नौचंदी का। हलवे पराठे में तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, इनका असली घी से बना होता है और पूरी नौचंदी की शान है इनका हलवा पराठा। अगर आपने हलवा पराठा नहीं खाया ना फिर तो आपका नौचंदी आना ही बेकार है। आइए हम भैया से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इतना टेस्टी लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश गर्ग। आप कब से बना रहे हैं हलवा पराठा? मैम 80 साल हो गए अपनी दुकान लगते हुए यहाँ। 80 साल? इसमें क्या खासियत है? मैम इसकी जो खासियत है ये प्योर देसी घी का है अपना जी, और प्योर देसी घी का है। सूजी का आपका हलवा होता है और पराठा होता है, ठीक है। और ये है कि मतलब कि आप लोगों के सहयोग से ही इसको
वो बड़ा बनाया गया है। इन्होंने बताया कि हलवा पराठा में ऐसे क्या खासियत है जो लोग दूर दूर से खाने आते हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप भी आइए, आप भी चखिए और नौचंदी को दिल दीजिए। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ लविशा सिंह। चलिए झूला झूलने भी चलिए हलवा पराठे के स्वाद लेने के बाद, क्योंकि धीरे धीरे झूलों की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है और नौचंदी का यही कोना आपको नौचंदी से अलग नजर आता है। यहाँ आने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। सबसे पहले लेकिन मां नौचंदी के दर्शन भी करिए और उसके बाद बाले साहब की मज़ार पर भी जाइए और फिर झूलों का मजा लीजिए, दिल दीजिए नौचंदी। जी, यहाँ की बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। झूला झूलते हैं हम लोग और बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, सामान घर का खरीदते हैं और बस बच्चों को घुमाते हैं, खिलाते हैं। बस बहुत अच्छा लगता है। एक साल का मतलब एक साल से अच्छा हम लोग को नौचंदी में ही अच्छा लगता है। नौचंदी मेला का ही जो एंजॉय हम लोग करते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे नान खटाई और हलवा पूड़ी भी अच्छे लगते हैं और यहाँ के सामान भी बहुत अच्छे हैं। मेला बहुत अच्छा है और स्पेशली यहाँ के झूले भी बहुत अच्छे हैं। बावनपुर थाना क्षेत्र के राली चौहान में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हम आपको बता रहे हैं पारस चौहान नाम के व्यक्ति के घर में गेहूं और सरसों के कट्टों को चोर चुराने की कोशिश कर रहे थे। पड़ोसी ने पारस को इस बात को लेकर सूचना दी तो पारस अपने घेर में पहुंचा, कार सवार युवक को दबोच लिया, जिसके बाद इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की कार से गेहूं के कट्टे बरामद किए और कार सवार को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए युवक का नाम आकाश बताया जा रहा है, जो मुंडाली थाना क्षेत्र के रछौती गाँव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि कार सवार आकाश पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों में रौब गालिब किया करता था और किला परीक्षितगढ़ क्षेत्र उसका विशेष प्रिय स्थान है, जहां पर वो चोरी की घटनाएं और ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। दौराला में तिरंगा मेरी शान अभियान के तहत दौराला के आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जाकर पुराने और जर्जर हालत में जो तिरंगे लगाए गए हैं, धार्मिक झंडे लगाए गए हैं, उनको सम्मान सहित उतारा गया और लोगों को जागरूक किया गया कि ये तिरंगा हमारी शान है, इसका रंग फेड मत होने दीजिए, इसे फटने मत दीजिए। पिछले कई दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद सीएमओ अशोक कटारिया, डॉक्टर अशोक कटारिया पहुंच गए परीक्षितगढ़ स्वास्थ्य केंद्र, निरीक्षण किया और वहां की खामियों को देखने के बाद उन्होंने ज़बरदस्त फटकार लगाई वहां के कर्मचारियों को। इमरजेंसी वार्ड साफ सुथरा नहीं था, पानी की टंकी से पानी बहता हुआ नजर आया, शौचालयों का गंदा होना, बेड साफ ना होना, ये सभी सीएमओ की आंखों के सामने था। तो सीएमओ ने भी स्टाफ को लताड़ लगाते हुए बर्खास्तगी की, सस्पेंशन की धमकी दे डाली और सरकार की मंशा बताई कि मरीजों को अच्छा और सस्ता इलाज मिले। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र पर जो तैनात कर्मचारी हैं वो लापरवाही ना बरते। सीएमओ ने स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अमर सिंह को कड़ी फटकार लगाते हुए 1 माह के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए। पीएचसी परीक्षितगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया और पूरे अस्पताल के प्रांगण को बाहर से भी और अंदर से भी सभी जगह हर कमरे को देखा गया और छोटी छोटी कमियां पाएगी तो डॉक्टर साहब को मैंने बता दिया, वो 1 हफ्ते के अंदर इसको पूरा करके ठीक करेंगे और यहाँ के जो पेशेंट आते हैं उनको लाभान्वित करवाएंगे। मोदीपुरम में लाइन ठीक करते हुए हादसे का शिकार हुए विद्युत कर्मी को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर रोहटा ब्लॉक के किसानों ने पल्लवपुरम स्थित बिजली घर का घेराव किया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक ने बताया कि 10 दिन पहले गांव मुल्लापुर निवासी अखिल चौधरी की मृत्यु बिजली की लाइन ठीक करते हुए हो गई थी, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई मुआवजा पीड़ित परिजनों को नहीं मिला है, जिससे पीड़ितों में विद्युत विभाग के खिलाफ खासा गुस्सा है। वहीं हंगामा बढ़ता देख विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता विनय कुमार ने पीड़ित परिजनों को मुआवजे के 7.5 लाख रुपए का चेक सौंपा, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोग वापस लौट गए। करप्शन 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 और करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन की टीम सड़कों पर है। योगी शासन जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन के लिए इस समय सुशासन देने के लिए लगातार अग्रसर है और ऐसे में एंटी करप्शन की टीम 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सदर तहसील के कानूनगो लोकेंद्र राठी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। बागपत बाईपास से कानूनगो की गिरफ्तारी दर्शाई गई है। एंटी करप्शन की टीम ने टीपी नगर थाने में मुकदमा दर्ज भी करा दिया है। शिकायतकर्ता राकेश कुमार ने बताया खेत की पैमाइश के नाम पर उनके रिश्तेदारों से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। इसी शिकायत
पर पीड़ित ने एंटी करप्शन विभाग को कांटेक्ट किया। टीम ने जाल बिछाया। सदर तहसील में तैनात कानूनगो लोकेंद्र राठी रिश्वत की रकम लेते हुए बागपत बाईपास पर गिरफ्तार हो जाता है। 20,000 रुपए उसके हाथों से खुद एंटी करप्शन टीम लेती है। टीपी नगर थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसकी जो जमीन है उनका डोलबंदी का मुकदमा डला हुआ है 2024 का। तो ये उसकी डोलबंदी की नपाई के लिए जा नहीं रहे, बार बार कई बार इनके पास जा लिए, बार बार 3 बार इन्होंने नोटिस भी दे लिए जाने के लिए। नोटिस देने के बाद ये तो उसके बाद जाते नहीं थे, बार बार बुलाते थे, हमारे पास टाइम रखते थे और जाते नपाई के लिए जाते हैं, तंग करते थे, पैसे की मांग कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, जायज काम है जी, आप जो हम ये तो कहने आपसे गलत काम करो, जो भी नपाई है आप सही डोलबंदी सही निशान लगा खाओ, अगर सरकारी कोई जमीन है तो छोड़ दो, तो जो सही नहीं जहाँ नाप है इनकी भी जमीन पूरी हो जाए, जो पड़ोसी हो गई उसकी भी जमीन पूरी हो जाए। तो उन्होंने कहा मैं तो तभी जाऊंगा जब वो पैसे लेंगे, मैं ऐसे नहीं। चलिए गंगानगर थाना क्षेत्र में ले जा रहे हैं। गंगानगर थाना क्षेत्र में 3-4 चीजें तो अलग अलग नजर आती हैं। जगह जगह ग्रुप्स में खड़े होकर शराब पीना और गंगानगर थाने का चुपचाप रहना, जगह जगह स्टंटबाजी होनी, गंगानगर थाने का कुछ भी स्टंटबाजों के खिलाफ काम ना करना। आप कहेंगे गंगानगर थाना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, कर रहा है। ओयो होटल्स के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन इतना जितना आटे में नमक। फिलहाल तो जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो एफ ब्लॉक के रहने वाले रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारी की दर्दनाक मौत नहीं बल्कि क्रूरतम तरीके से की गई हत्या से रिलेटेड है। मूलचंद त्यागी उनका नाम है। शव रजवाहे के किनारे पड़ा मिला है। गंगानगर के एफ ब्लॉक के रहने वाले रोडवेज विभाग से रिटायर्ड बाबू मूलचंद त्यागी ने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान करी हुई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कसेरू बक्सर के रहने वाले आजाद जाटव और उसके दोस्त को करीब 2.5 लाख रुपए उधार दिए थे। मूलचंद त्यागी जब अपने रुपए आजाद से वापस मांग रहे थे तो उन्हें हर बार ढांढस बंधा दिया जाता था और कहा जाता था कि लौटा दिए जाएंगे। आजाद लगातार बहाने भी बना रहा था। मूलचंद त्यागी की पत्नी अनीता का कहना है मंगलवार शाम आजाद बाइक से आया और पैसे वापस करने की बात कहकर मूलचंद को अपने साथ ले गया, लेकिन जब मूलचंद देर रात भी वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने मूलचंद के मोबाइल फोन पर लगातार फोन किए। मूलचंद का फोन स्विच ऑफ आया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। करीब कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस एक्टिवेट हुई और तलाशने में जुटी। बुधवार दोपहर पुलिस को मूलचंद का शव NH 34 पर सिखेड़ा रजवाहे के किनारे पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने मूलचंद के परिजनों को सूचना दी और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक मूलचंद के परिजनों ने आजाद और उसके दोस्त पर हत्या के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि गंगानगर थाना क्षेत्र में जब भी कोई फरियादी एक तहरीर लेकर जाता है या कोई शिकायत लेकर जाता है तो उसको बिठा दिया जाता है, 2-3 घंटे का इंतजार कराया जाता है और तब तक घटना हो जाती है। ये घटना भी कुछ इसी तरीके से। थाना क्षेत्र गंगानगर के अमेड़ा गांव के पास खेत में एक व्यक्ति के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम, थाना गंगानगर की पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पे पहुंचा गया। मौका मुआयना किया गया। उनकी पहचान मूलचंद त्यागी नामक व्यक्ति के रूप में हुई, जो थाना क्षेत्र गंगानगर के एफ ब्लॉक के निवासी हैं। इनकी वहीं पे परचून की दुकान है। इनके नाक से ब्लड आता हुआ उसमें दिखाई पड़ा था और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इनके परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पे, जिसमें एक व्यक्ति नामजद किया गया है, उनकी तहरीर के आधार पे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की टीम लगी हुई है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए और घटना के सफल अनावरण के लिए। इनके विषय में बताया गया है कि ये पैसे इन्होंने कुछ लोगों को दिए थे, उधार थे और इस विषय में और जानकारी की जा रही है कि क्या मामला था। बाकी जो अन्य पहलू हैं सभी की जांच की जा रही है। बीजेपी और सपा में दौड़ लगी हुई है। बीजेपी जहां कार्यक्रमों की श्रृंखला कर एसी में बैठकर कार्यक्रम करने के बाद संस्कृति से जोड़ने का दावा कर रही है, तो वहीं सपा अपने नेताओं के साथ जनता की समस्याओं को लेकर डीएम से मिल रही हैं, कमिश्नर से मिल रही हैं, पुलिस अधिकारियों से मिल रही हैं, पुलिस अधिकारियों के अलावा बिजली विभाग के अधिकारियों से भी मिल रही हैं और अब तो कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री आने के बाद लगता है सपा को एक और मुद्दा मिल गया है, समय से खाद ना मिलना।
नकली डाई मिलना, नकली खाद मिलना। इसी से संबंधित हमारी खबर है जिसमें अतुल प्रधान एक तरफ है तो दूसरी तरफ सम्राट मलिक है। पहले अतुल प्रधान की खबर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि विधायक अतुल प्रधान ने किसानों के साथ मंडलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार राय का घेराव करते हुए चेतावनी दी है कि जल्दी समस्या का समाधान नहीं होता है तो नकली डाई और खाद की कमी को लेकर बड़ा आंदोलन करने के लिए किसान मजबूर हो जाएंगे। किसानों के साथ अतुल प्रधान ने यह भी कहा है सोसाइटी पर ना खाद मिल रही है ना डाई मिल रही है, नैनो यूरिया देने का दबाव बनाया जा रहा है, लेने का दबाव बनाया जा रहा है, किसान जिसके लिए तैयार नहीं है। मंडलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार ने आश्वासन दिया है कि इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा, जगह जगह खाद की किल्लत है। पूरा इस समय पर खाद और तमाम दवाइयों की और चीज़ों की उर्वरक चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग सब किसान लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर आए थे। लगातार किसानों की शिकायत आ रही है कि खाद और डाई दोनों जो है सोसाइटियों पर उपलब्ध नहीं है और लोग परेशान होकर वहाँ से जा रहे हैं। इस समय चाहे गन्ने की फसल हो हमारे यहाँ, जो इस समय जुताई खुदाई हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा खाद की जरूरत पड़ती है। इसी तरह चाहे धान हो आने वाले समय पर या जो अगेता धान लगा हुआ है उसके लिए जरूरत पड़ती है। भयंकर रूप से इस समय खाद का संकट है। अलग अलग तरीके की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के दर्जनों सदस्य बुधवार को नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलने पहुंचे और बताया कि किस तरीके से नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है। नगर निगम सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने बताया कि सर्दी गर्मी बरसात और आंधी तूफान में नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपने काम का निर्वहन करते हैं और शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके नगर निगम कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहा है कि यहाँ कर्मचारी दिन प्रतिदिन रिटायर हो रहा है और अब से 35 साल पहले भी यहाँ 3000 कर्मचारी थे और 35 साल बाद भी अब 3000 कर्मचारी रह गए। तो मानक के हिसाब से 8400 कर्मचारी होना चाहिए जिससे शहर की बहुत खूबसूरत सफाई हो सके। यहाँ जो है भर्ती की जाए, उसके उपरांत भर्ती के 7-8 समस्या और है हमारी ESI की। हमें इलाज का कोई लाभ नहीं मिल रहा किसी कर्मचारी को, वहाँ कर्मचारी हमारा परेशान रहता है। इसके उपरांत महिलाओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलनी है और 30-30 वर्षों जो लोग लगे हुए हैं उनको परमानेंट किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण अभियान पालिका द्वारा प्रचार प्रसार नहीं होने से दिव्यांगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा बुधवार को मवाना नगर पालिका परिषद के लाभार्थियों ने कैंप लगाया और प्रचार प्रसार का जिम्मा नगर पालिका परिषद को सौंपा गया। पालिका के अधिकारियों द्वारा किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार नहीं किए जाने के चलते कैंप के अधिकारी खाली बैठे दिखाई दिए और कोई भी दिव्यांग इस कैंप का लाभ लेने नहीं पहुंचा। इस कैंप में दिव्यांगजन पेंशन, दिव्यांगजन कृत्रिम उपकरण वितरण, दिव्यांगजन भरण पोषण अभियान के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाया गया था और हम आपको एश्योर कर रहे हैं कागजों पर यह कैंप बहुत सही गया होगा, यानी कि सफल रहा होगा। नगर पालिका मवाना में दिव्यांगजनों का कैंप लगाया जा रहा है जिसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है और उनके आवेदन भराए जा रहे हैं। सरदाना के मुलेड़ा गांव में कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जे की शिकायत के बाद मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और गांव के एक किसान परिवार पर दबंगई का आरोप लगाते हुए शिकायत की। शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने कब्रिस्तान की तरफ से अपने घर का दरवाजा और खिड़की लगा ली है। इसके अलावा वो एक कमरा बनाकर उस पर लिंटर भी डालने की तैयारी कर रहा है। इस बाबत जब उन्होंने चौकी इंचार्ज से शिकायत की तो उन्हें भगा दिया गया। मुस्लिम समाज के लोगों की बात सुनने के बाद एसडीएम दीक्षा जोशी ने इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन। हमारे कब्रिस्तान में अवैध कब्जा कर रहा है ठाकुर और वो उसने क्या किया, दरवाज़ा फोड़ लिया नीचे का और विंडो लगा ली और उसके बाद में जो है ऊपर का लेंटर डाल रहा है और मारने की धमकी दे रहा है। अगर हम उसके पास गए और दमंग आदमी है और गाली गलौज वो कर रहा है और ये कह रहा है कि ईद की नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। पहले मस्जिद ढा दी मैंने और अब ढा दूंगा दूसरी मासी वही भाई। हॉकी खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया जाए, इसी को लेकर एसडी सदर हमेशा ऐसे आयोजन करता आ रहा है जिससे हॉकी खिलाड़ियों को अच्छा मुकाम मिले, सॉलिड मुकाम मिले, हॉकी खिलाड़ी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। इसी को लेकर आने वाले 7 जून से सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मैदान पर वाणी गोयल मेमोरियल द्वितीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है जो 9
जून तक चलेगा। उक्त जानकारी सनातन धर्म इंटर कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद्र गोयल ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान दी और बताया कि शनिवार 7 जून से वेस्ट एंड रोड स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मैदान पर 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है और इस हॉकी प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। फाइनल मुकाबले के लिए मुख्य अतिथि भाजपा के कैंट विधायक अमित अग्रवाल रहेंगे। मैच के दौरान सभी खिलाड़ियों को रिफ्रेशमेंट तो दिया ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ मैच के दौरान बढ़िया परफॉर्मेंसेस देने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया जाएगा। और प्रबंधन समिति ने यह दावा भी किया है कि भविष्य में एसडी सदर ऐसे प्लेयर्स भारतीय हॉकी टीम के लिए उपलब्ध कराएगा जो पूरी दुनिया में भारत और एसडी सदर का नाम रोशन करेंगे। ये हॉकी प्रतियोगिता वाणी गोयल मेमोरियल हॉकी प्रतियोगिता के नाम से पिछले वर्ष से चालू की थी और ये आगे मन है कि ये हमेशा स्टेट लेवल तक हम इसको ले जाएं। ये प्रतियोगिता 7 तारीख को प्रारंभ होगी। सुबह 8 बजे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के द्वारा इसका उद्घाटन होगा और 9 तारीख को इसका समापन होगा। तीनों दिन ये हॉकी टीम खेलती रहेंगी और इनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को चुना जाएगा, जिनको हॉकी इनको प्रदान की जाएगी गिफ्ट के। वेदांश ने नेशनल मेरिट में 13th पोजीशन प्राप्त की ऑल इंडिया बेसिस पर और एक बार फिर बता दिया है यदि मोबाइल से दूर रहकर, सोशल मीडिया से दूर रहकर कॉन्टिन्यूटी के साथ 4 घंटे रोज पढ़ा जाए तो 11th 12th यानी कि 2 साल में 11वीं और 12वीं करते करते ही कोई भी कंपटीशन क्रैक किया जा सकता है। और फिर वो क्यों ना IIT मेंस वाला ही कंपटीशन हो। जी हाँ, वेदांश के साथ जब हम बात कर रहे थे, वेदांश के फादर के साथ जब हम बात कर रहे थे, तो पीयर ग्रुप भी एक टेक्निकल वर्ड हमारे सामने आया। वेदांश के पीयर ग्रुप से 4 लोग मेरिट लिस्ट में 1st, 5th और 6th पोजीशन और 13th पोजीशन, ये चारों का जो पीयर ग्रुप था उसने वेदांश को इस तरीके से ग्रूम किया कि वेदांश IIT मेन क्रैक करने में सफल रहा। वेदांश ने कोटा में रहकर न केवल 12th पास की बल्कि अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए, बल्कि IIT JEE मेंस जैसे मुश्किल और टफ कंपटीशन में 13th पोजीशन लाकर बता दिया कि अगर सब्जेक्ट वाइज NCERT की किताबों से डिटेल में स्टडी की जाए और आपके पास योग्य मेंटोर हो, टीचर्स हो और फैमिली का सपोर्ट हो तो फिर कोई भी कंपटीशन टफ नहीं होता। तो आइए वेदांश के साथ इस बातचीत में चलते हैं, आपको भी अपने बच्चों के लिए एक रास्ता नजर आएगा। जब आप ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पोर्शन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। वेदांश ने बताया कि सफलता का मंत्र टाइम प्लानिंग है, टाइम मैनेजमेंट है। वेदांश ने हमको बताया कि 10वीं के बाद IIT जी के मेंस के पेपर के बीच में 700 दिन मिलते हैं। 700 दिन की तैयारी के लिए 700 दिनों में बिना ब्रेक लिए 4 घंटे अगर रोज सेल्फ स्टडी की जाए अदर देन स्कूल, अदर देन कोचिंग, तो फिर कोई भी मुश्किल एग्जाम मुश्किल नहीं रह पाता, आसानी से क्रैक हो जाता है। जी हाँ, मेरठ का गौरव बढ़ाने वाले, परिवार का मान सम्मान बढ़ाने वाले, IIT मेरिट लिस्ट में, नेशनल मेरिट लिस्ट में 13th पोजीशन प्राप्त करने वाले वेदांश से ये दिलचस्प बातचीत बहुत ध्यान से सुनिए आप। फैमिली से बात करी, फैमिली किस तरीके से चीज़ों को अरेंज करती है और बच्चे को एक ऐसा एरिना उपलब्ध कराती है जिसमें बच्चा केयर फ्री होकर मेहनत करे और आगे बढ़े। वेदांश हमारे साथ है। वेदांश ने न केवल परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि ये भी बता दिया है कि जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी चाहिए। आपको रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। वेदांश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मेरठ से अचानक कोटा पहुंचे। मेरठ में कभी भी घूमने निकल जाते थे, कोटा में सेल्फ डिसीजन लेना था। इन दोनों के बीच में वेदांश ने कैसे अपने आप को एडजस्ट किया?
इन दोनों के बीच में एडजस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से मैं शुरू से ही फ्री था। कोई भी यहाँ पर भी बाउंडेशन नहीं थी कि नहीं यहाँ नहीं जाना या हमारे हिसाब से चलना। यहाँ पर भी मैं अपने डिसीजन लगभग खुद ही लेता था पेरेंट्स की एडवाइस से, और सेम चीज़ वहाँ पर कंटिन्यू हुई, तो ज़्यादा कोई मुझे तकलीफ नहीं हुई इस चीज़ में। 12th में कितनी परसेंटेज आई? 12th में मेरे 96.6%। केमिस्ट्री में 99 मार्क्स। फिजिक्स में 95। मैथ्स में 99। हॉबीज में मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, संडे टू संडे क्रिकेट खेलता हूँ, और डेली दोस्तों के साथ बातचीत करना, वॉक करना, वो सारी चीज़ें। जी। कोटा में पहुंचकर ये माहौल खुद क्रिएट करा या मिल गया वहाँ पर? कोटा में पहुंचकर शुरू में तो तकलीफ हुई थी, लेकिन बाद में पीयर ग्रुप बन गया, सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, तो उससे एक माहौल ऐसा बन गया कि एफर्टलेसली पढ़ाई हो रही थी। स्कूल का कितना सहयोग रहा आफ्टर 12th जहाँ पे आपने एडमिशन लिया था कोटा में? स्कूल का बहुत सहयोग रहा, स्कूल वालों ने सपोर्ट करा, स्कूल ने हम लोगों के हिसाब से भी टाइम एडजस्ट करा ताकि हमें कोचिंग में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि इवेंचुअली जेई की तैयारी करने के लिए आपको स्कूल का बहुत सपोर्ट चाहिए। जी। जो लोग स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं, घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, मुझे लगता है उनका सक्सेस रेशो कम है। हाँ जी बिल्कुल। क्या कारण है उसके पीछे? मतलब स्कूल में एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है, और एनसीईआरटी जेई के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आप किसी से भी पूछेंगे वो यही बताएगा। जी। हाँ जी। तो आपने एनसीईआरटी कितनी बार खत्म कर ली थी जी एग्जाम देने से पहले? एनसीईआरटी मैंने जेई मेन से पहले लगभग 2 या 3 बार पूरी पढ़ ली थी। जेई में केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिजिक्स और मैथ्स की इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जी। इन तीनों में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मैथमेटिक्स। अच्छा। मैथ्स में जब आप तैयारी कर रहे थे उसके लिए आपने अलग प्लान बनाया था, फिजिक्स के लिए अलग और केमिस्ट्री के लिए अलग? मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं बताया था, जैसे कोचिंग एलन में मैं पढ़ता था, जैसे कोचिंग वाले गाइड करते थे मैं उसी को फॉलो करता था। आपकी सेल्फ स्टडी का कितना कंट्रीब्यूशन है? सेल्फ स्टडी का सारा ही कंट्रीब्यूशन है। टीचर्स तो अपना पढ़ा के चले जाते हैं, उसके बाद आप जैसे उसे जिस तरह से मेमोराइज करेंगे, जिस तरह से आप उस पर काम करेंगे, वो ही इवेंचुअली रिजल्ट में आएगा। वेदांश, एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सीबीएसई के बच्चों के सामने। सीबीएसई का जो पेपर में अब बहुत कम ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव ज़्यादा है, लेकिन आईआईटी जो है वो एंटायरली डिफरेंट है। उसमें आपने कैसे एडजस्ट किया? मैं एक्चुअली आईआईटी को एज अ पेपर की जगह एज अ थ्योरी लेके काम करता था। मेरा सवाल अगर सॉल्व हो रहा है तो मुझे वो पूरा सॉल्व करना आना चाहिए। अब ये नहीं कि मेरे सामने ऑप्शन है, पेपर में आप ऑप्शन देख के सॉल्व करिए, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करें तो आपको सवाल का पूरा एग्जैक्ट सोल्यूशन आना चाहिए। तो फिर उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको उसे सब्जेक्टिव में आंसर करना है कि ऑब्जेक्टिव में, जब आप पूरा आंसर निकाल ही रहे हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप बिना सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेकिन वहाँ पर तो कितने क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में? आईआईटी में एक पेपर में, जैसे अब इस साल जो पेपर आया है, 2 पेपर हुए 3-3 घंटे के, दोनों में 48 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट होते हैं? एक क्वेश्चन के लिए रफली हम कह सकते हैं कि 3.5 मिनट होते हैं। उसमें कैसे आपने इतना बड़ा छक्का मारा? बस बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, मतलब 2 साल से रेगुलरली टेस्ट दिए हैं, तो इस सब चीज़ की आदत हो गई थी। याद करना कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि सॉल्व करना तो एक अलग पार्ट है, याद करना कितना महत्वपूर्ण? याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री तो लगभग थ्योरी बेस्ड ही आती है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ सवाल, जैसे आपको फिजिक्स में और मैथ्स में फॉर्मूले याद होनी चाहिए, और केमिस्ट्री में सारी थ्योरी याद होनी चाहिए, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब सीबीएसई की आप तैयारी कर रहे थे, फिजिक्स का पेपर देखा, और आईआईटी की भी आप तैयारी कर रहे थे, आपको सीबीएसई का 12th का पेपर कैसा लगा? सीबीएसई का 12th का पेपर मुझे पेपर से निकलने के बाद रियलाइज़ हुआ कि टफ बताया जा रहा था, क्योंकि आईआईटी की तैयारी मतलब जब कर ली तो उसकी फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रही थी, जेई मेन लेवल फिजिक्स थी। 95 यही बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी। आपने आईसीएसई से सीबीएसई में स्विच ओवर किया, क्या आपने इस डिसीजन पर आपको कुछ दोबारा से सोचने का मौका मिला? इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई जो जेई मेन और जेई एडवांस का पैटर्न होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो आईसीएसई में जाता तो फिर मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है, तो इस वजह से सीबीएसई में रहना प्रेफरेंशियल था। लेकिन जो आईसीएसई में आपने 10th करी है, फिजिक्स करी है, केमिस्ट्री करी है, वो तो 11th में बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, 11th के बहुत सारे पोर्शन 10th में आ रहे हैं। हाँ जी, आईसीएसई से 10th तक करने का ये फ़ायदा रहता है, क्योंकि आईसीएसई थोड़ा सा एडवांस चलता है, और उसमें भी अगर आपने 10th के बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपको 11th में थोड़ा सा अपर एज मिल जाता है। नहीं तो सीबीएसई में 10th और 11th के सिलेबस में बहुत बड़ा गैप है, उसमें बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। हर महीने आप मेरठ आते थे, कितने दिन में मेरठ आते थे? मैं मेरठ ज़्यादा नहीं आता था, मतलब होली दिवाली की छुट्टियों पे आता था, और बीच में जैसे मैं जेई मेन का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद में 1 हफ्ते के लिए मेरठ आया था। इस तरह से मैं बीच बीच में मेरठ आता रहता था। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदांश, जब आप वहाँ कोटा में पहुँचे तो आप यहाँ से
बहुत सारी नेगेटिव फीडबैक लेके गए थे, उस नेगेटिव फीडबैक में कितना सच्चाई है? नेगेटिव फीडबैक हम लोगों ने ज़्यादा लिया नहीं था, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले हमने वहाँ पे काउंसलर से, वहाँ के मेंटोर से बात करी थी। तो हमें ये आइडिया था कि एलन कोटा में अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, आप बस अपने टारगेट की तरफ फोकस करेंगे, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है आपको पढ़ाई करने के लिए। पूरे कोटा का ऐसा ही एनवायरनमेंट है? पूरे कोटा का मैं कह सकता हूँ कि ऐसा एनवायरनमेंट है। मतलब कुछ जगह हो सकती हैं जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो, बाकी कोटा में एक पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। कोटा को शिक्षा की काशी कहा जाता है। जी। वेदांश, हम आपसे एक सवाल ये पूछना चाहते हैं, जो लोग कोटा नहीं जाना चाहते हैं, वो घर पर रहकर तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वो किस तरीके से प्लान करें? इसके बारे में मैं शायद अच्छा जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद वहाँ पर जाकर तैयारी करी है, और मेरा यही मानना है कि आपको किसी ना किसी कोचिंग से एसोसिएट होकर तैयारी करना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको मेंटरशिप इस तरह से देते हैं, आपका फुल टाइम यूटिलाइज हो पाए पढ़ाई में। आप खुद बैठ के तैयारी करेंगे तो शायद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं ऐसा घंटे गिन के नहीं पढ़ता था, बस ये है कि जो डेली होमवर्क मिला वो डेली का डेली कंप्लीट हो जाना चाहिए। कभी कभी 3 घंटे में हो जाता, 4 घंटे में, कभी ऐसा भी होता था कि 8 घंटे भी लग रहे हैं, इस तरह से। आईआईटी के पिछले साल के पेपर्स आपने सॉल्व किए? आईआईटी के मैंने पिछले साल के पेपर सॉल्व किए थे। और इस साल के पेपर में डिफिकल्टी लेवल में क्या फ़र्क था? इस साल का पेपर पिछले 3-4 साल से तो डिफ़िकल्टी बताऊंगा मैं, डिफ़िकल्ट आया था। हाँ जी। पेपर देने के बाद मन बुझ गया, खुश हो गया, क्या था? डिलेमा में थे, क्या थे? मैं तो पेपर दे के खुश ही निकला था, क्योंकि स्पेसिफिकली पेपर में मैथ्स टफ आई थी और मेरी मैथ्स बन गई थी, तो मुझे पता चल गया था कि मुझे बाकी स्टूडेंट से एक अपर एज मिल गया है। मैथ्स में ना एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स है, एक कॉन्क्रीट मैथमेटिक्स है। 10th-12th में जो मैथमेटिक्स है उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने में 3.5 मिनट तो लगते नहीं, 8-9 मिनट लगते हैं। उस एक हर्डल को आपने कैसे कवर अप किया? देखिए, वैसे तो हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स में टाइम बचा लेते हैं, लाइक 1-1 घंटा आइडियली अलॉट होना चाहिए, पर हम लोग केमिस्ट्री कोशिश करते हैं कि 35 मिनट में सॉल्व हो जाए, ताकि बचा हुआ टाइम मतलब 1 घंटा 25 मिनट मैथ्स को मिल जाए। और उसमें भी क्या होता था, इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि जो 8 से 9 मिनट किसी सवाल में लगने चाहिए, तो वो मैं 4 मिनट के अंदर करने की कोशिश करता था। जी। फिजिक्स में ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों चीज़ें बड़ी बच्चों को टफ करती हैं, इनकी कैसे प्लानिंग करें? मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। ऑप्टिक्स का जनरली ये रहता है, ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे उसके, तो वो फॉर्मूले इस तरह से सेट हो जाते हैं कि वो आपके बनने लगते हैं। और मेरा मानना ये है कि आईआईटी जेईई इतना वास्ट सिलेबस है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30 चैप्टर फिजिक्स के आते हैं, तो अगर आप एक चैप्टर छोड़ भी देंगे तो वो इवेंचुअली 10 नंबर छोड़ रहे हैं आप। 120 नंबर का पेपर है, आप उसमें से 10 नंबर छोड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई दिक्कत है। और केमिस्ट्री तो आपने कहा है कि वो याद ही करना है। और अब मैथ्स में टॉपिक्स जैसे 3D है, वेक्टर्स हैं, और उसके बाद इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, इनमें से बच्चा सबसे पहले किस पे कंसंट्रेट करे? मैथ्स में तो जैसे चलता है, मतलब इनिशियली जब आप 12th में, सारे 12th के टॉपिक्स हैं, वेक्टर पढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन, पहले कैलकुलस होता है, हम लोग का जैसे हुआ था, पहले कैलकुलस हुआ था, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद 3D वेक्टर आए थे। तो बस ये मैथ्स को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ सेट हो जाएगा और सवाल अपने आप बनने लगेंगे। जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैथ्स में PYQ सॉल्व करिए, जैसे मैंने पिछले 4 साल के सारे सवाल सॉल्व करे थे, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि कैसे सवाल आने वाले हैं। जी। आपकी डेली रूटीन क्या रहता था व्हेन यू वर डूइंग द प्रैक्टिस? मेरा डेली रूटीन रहता था, हमारी सुबह 8 बजे से क्लास होती थी, तो मैं 7:30 बजे उठता था। 8 बजे क्लास में गए, 3 क्लासेस होती थी 1.5 घंटे की, फिर उसके बाद मैं आ जाता था 1 बजे तक। 1 बजे से हमने लंच करा, 1:30 बज गए, फिर मैं आधा घंटा घर पे बात करता था, फिर 2 बजे मैं सेल्फ स्टडी के लिए चला जाता था क्लासरूम में ही। मैं रूम पे बैठ के नहीं पढ़ता था, मैं क्लासरूम में बैठना प्रेफर करता था। 2 बजे सेल्फ स्टडी के लिए चला गया, वहाँ से 4 बजे करीब मैंने हाई टी ली, फिर उसके बाद 7 बजे रूम पे वापस आके 7:30 बजे मैं डिनर करने गया। फिर डिनर के बाद मैं दोस्तों के साथ टेबल टेनिस खेलता था, वॉक करता था, इसमें मुझे 9:30 या 9:45 बज जाते थे। घर पे बात करी और रात को लगभग 1 घंटा मैं मैथ्स बना लेता था। कितनी देर तक पढ़ते थे रात तक? रात को मैं 11 बजे के बाद रेयरली शायद पढ़ता था, कभी कभी तो ऐसा भी होता था, मतलब खेल के आया, मम्मा से बात करी और सो गया। जनरली यही होता था। किसी दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है तो फिर मैं रात में पढ़ता था। अब आईआईटी में क्या लेना प्रेफर करेंगे आप? आईआईटी में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, एआई, क्या लेंगे आप? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक बना हुआ है कि जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं सारे वहीं जाते हैं, तो कुछ तो बात है। तो कौन सा सिटी मिलेगा? मुंबई जाने का मन है? हाँ जी। जी। पवई जी। मुंबई के पवई में वेदांश जा रहे हैं, मेरठ से जा रहे हैं, मम्मी, बहन,
पापा तीनों आज बहुत खुश हैं। एक बच्चा पढ़ाई से ही अपने पेरेंट्स को खुश कर सकता है। वेदांश, वो लोग जो आपको देख रहे हैं, वो बच्चे जो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को पहले आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो पेरेंट्स की तरफ से होता है। पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी बच्चे पे पढ़ाई करने का उस पर नंबर लाने का प्रेशर मत बनाइए। हाँ, उस पर पढ़ने का प्रेशर जरूर बनाया जा सकता है कि तू बैठ के पढ़। खेलना कूदना रोकना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप फ़ोन जरूर छीन सकते हैं, वो एक अच्छी बात है। जैसे आपने फोन खुद छोड़ रखा था वहाँ पर? मैंने वहाँ पर फ़ोन खुद छोड़ रखा था। मुझे एक गैजेट चाहिए था टेस्ट एनालिसिस के लिए, तो मैंने एक टैबलेट रख रखा था। मैं उसे संडे टू संडे निकालता था, बाकी बीच में डिस्ट्रैक्ट भी होता था, तो मैंने एक रूटीन बना लिया था कि मैं उसे अपने दोस्त के कमरे में रखवा देता था। दोस्त अपना गैजेट मेरे कमरे में रखता था, मैं अपना गैजेट उसके कमरे में रखता था। इस तरह से हम पूरा वीक पढ़ाई करी और संडे टू संडे फिर हम लोग उसे यूज़ करते थे। अच्छा, और अब उन लोगों को क्या कहेंगे जो IIT की तैयारी करने कोटा जा रहे हैं और मेरठ में? मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि बस आपने टारगेट की तरफ फोकस करिए और टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करिए। टीचर्स जो बताएंगे वही सही है, और सोशल मीडिया से दूर रहें तो अच्छा है, क्योंकि IIT JEE में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है, और अगर आपने वो टाइम सोशल मीडिया में भी दे दिया तो टाइम कम पड़ेगा, सिलेबस पूरा हो ही नहीं पाएगा। जी, और कॉन्टिन्यूटी कितना बड़ा फैक्टर है? कॉन्टिन्यूटी बहुत बड़ा फैक्टर है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 घंटे पढ़ना, आप 4 घंटे पढ़िए, पर रोज़ पढ़िए। आप मानिए 700 दिन अगर मैं लगा लूँ, 700 दिन में अगर आप डेली 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ है जो आपकी रहेगी। वेदांश पूरा नाम क्या है? वेदांश गर्ग। वेदांश गर्ग ने पूरी कैलकुलेशन कर दी है बनियों वाली, और आपको बता दिया है 700 गुणा 4 आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए पूरा चेंज कर देगा आपकी लाइफ का पैटर्न। किसको क्रेडिट देंगे? लास्ट क्वेश्चन। क्रेडिट टोटली जाता है मेरे पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को। जी बिल्कुल। टीचर्स में भी कोई ऐसा है जो बिल्कुल एकदम दिल पे टच करता है? टीचर्स सारे ही दिल पे टच करते हैं। मतलब हम लोग तो वहाँ पर अकेले थे, पेरेंट्स थे नहीं, तो टीचर्स ही हमारे पेरेंट्स थे। टीचर्स ने ही हमें, मतलब एकेडमिकली तो हैं ही, टीचर्स ने नॉन एकेडमिकली हमें बहुत सपोर्ट करा है। मतलब किसी दिन खाना अच्छा नहीं लग रहा, हमने सर से कह दिया, तो ऐसा भी हुआ है कि सर ने हमें खाना खिलवाया है। हाँ जी। तो आज ये एक इंटरव्यू नहीं है, ये आपके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ वेदांश बता रहा है आपको कि आप अपने बच्चों पर प्रेशर मत डालिए। बच्चों को उड़ने के लिए आसमान दीजिए, सुविधाएं दीजिए, प्रेशर मत डालिए। और आप जो पीयर ग्रुप में हैं, जो वेदांश की एज ग्रुप से मैच करते हैं, या कुछ थोड़े से छोटे हैं या बड़े हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनको 700 into 4 का जो मैथमेटिकल एजुकेशनल फॉर्मूला दिया है, उसे कॉन्टिन्यूटी के टेस्ट ट्यूब में डालकर हिला लीजिए और सफलता आपके पास है। वेदांश के साथ, वेदांश के परिवार के साथ सिटी हलचल का ये छोटा सा साक्षात्कार सिर्फ आपके लिए है कि बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाना है, बच्चों को अपनी चॉइस के सब्जेक्ट चुनने देना है, बच्चों को डिस्कशन करना है, बच्चों से डिस्कशन करना है, बच्चों को लेकर आगे बढ़ना है। अपने सहयोगी संजय जूनियर और राजेश के साथ, के वेदांश के साथ, मैं सिटी हलचल के साथ नहीं कह रहा हूँ, वेदांश के साथ। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। मेरठ शहर और पूरे जिले की खबरों के लिए बने रहिए अपने जिले में। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। नमस्कार।